सही है। हेलो एवरीवन, मैं सिद्धांत दुबे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर करियर बिल पर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान रखिएगा, हम लोग ने कहां तक बात कर चुके थे। हम लोगों ने बात करा था बैटल ऑफ प्लासी तक, प्लासी के युद्ध तक हमने बात कर चुका था कि प्लासी का युद्ध कब होता है बेटा। ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है ये कब होता है, 23 जून 1757 को। जब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, तो हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है ये किस किस के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लासी का युद्ध जो है, ठीक है, इसमें एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्लासी के युद्ध के दौरान किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्लासी युद्ध के दौरान, ठीक है, सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर कौन था। तो ध्यान रखिएगा, सिराज की आर्मी का जो कमांडर था इसका नाम क्या था, मीर जाफर। इसका नाम क्या था, मीर जाफर। तो जैसे कि आपको पता है कि जब अलीनगर की संधि हुई, किस किस के बीच में, जब अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला ने बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम भारत तुम बंगाल में व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, बट हम आप ना आप हमको इंटरफेयर करेंगे ना हम आपको इंटरफेयर करेंगे। तो ये इनकी संधि हो चुकी थी, बट स्टिल रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि आज भी सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। तो जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है, वैसे ही हो सकता है कि सिराजुद्दौला जिसने एक बार अटैक किया है वो दूसरी बार भी अटैक कर सकता है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर मैं सिराजुद्दौला पे अटैक करूं और सिराजुद्दौला की आर्मी ही उसके साथ ना रहे तो क्या होगा, तो ये होगा कि सिराजुद्दौला भाई जो है ये हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे। हुआ भी यही कि रॉबर्ट क्लाइव जो था किसके पास गया, ये मीर जाफर के पास गया। बोला मीर जाफर, बोले हाँ बताओ। तो बोले मीर जाफर, अगर तुम्हें नवाब बनना है क्या। तो मीर जाफर बोले हाँ, फिलहाल तो मैं कमांडर हूं, मुझे नवाब बिल्कुल बनना है। क्यों नहीं बनना है, इसको इच्छा नहीं होगी जीवन में आगे बढ़ने की, बिल्कुल होगी, सबको होगी। तो बस वैसे ही इसकी भी इच्छा थी कि मीर जाफर ने बोला बिल्कुल हमें नवाब बनना है, कल बनाओ, आज बनाओ, जल्दी बनाओ, अब भी बनाओ। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि ठीक है, तुम्हें हम नवाब तो बना देंगे, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के कहने से मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के कहने से मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। और यहां पे जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पे अटैक किया तो मीर जाफर और उसकी आर्मी ने रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का साथ देने की बजाय रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला हार गया। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन जीता था, बैटल ऑफ प्लासी जीता कौन था। तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव जीता था। कौन जीता था, रॉबर्ट क्लाइव। तो दगाबाज का नाम क्या था, मीर जाफर। अब जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया तो हुआ ये कि जो वादा किया गया था वो वादा निभाया गया। ठीक है, देखो समझो कि अंग्रेज हमसे अच्छे थे, एटलीस्ट वादा करते तो निभाते थे। हम इतने बड़े वाले हैं कि हम वादा करते हैं तोड़ने के लिए, ना कि निभाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजों से सीखना चाहिए कि जो बोला जाए वो निभाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। तो ध्यान रखिएगा, अगले बंगाल का नवाब कौन बना, 1757 में मीर जाफर। अगला बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर। अब मीर जाफर को जो बोल दिया गया कि ठीक है भाई, हम आपको क्या बनाएंगे, हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, तो हुआ ये कि जब इसको बोला गया कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, तो हुआ ये कि मीर जाफर को लगा अहम ब्रह्मास्मि अपनी भगवान है, जब नए नए अपन बने हैं तो अब अपनी ही चलेगी। बट ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। होता क्या है ना बेटा कि नया नया सबको अच्छा लगता है, धीरे धीरे जब वक्त कटता है तब समझ आती है कि वो गलती हो गई। बट यही चीज किसके साथ एहसास हुआ, मीर जाफर को एहसास हुआ। जब नया नया वो बंगाल का नवाब बना था तो उसको लगा अहम ब्रह्मास्मि अपनी भगवान है, अब जो अपन चाहेंगे वो बंगाल में होगा, जो अपन नहीं चाहेंगे वो बंगाल में नहीं होगा। बट ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कुछ समय बाद, 3 साल बाद उसे एहसास हो गया कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया हूं, एक्चुअल में जो पावर है वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो फिर ये हुई कि जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो मीर जाफर को हटा दिया गया
और मीर जाफर का जो बेटा था उसे 3 साल बाद 1760 में बंगाल का नवाब बनाया। ध्यान, सॉरी, मीर जाफर का नवाब जो था मीर कासिम, उसे क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, मीर कासिम मीर जाफर भाई का क्या था, सन इन लॉ था, दामाद था, सन इन लॉ दामाद था। अब देखो अपने ही अपनों को काट रहे हैं, बस बिल्कुल यही आज भी चला आ रहा है। तो इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप पुरानी चीजों से सीखें और आगे वह ऐसे कोई घटना चीज अगर आपके जीवन में आए तो आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो 1760 में मीर कासिम भाई जो थे ये बंगाल के नवाब बने। अब जब मीर कासिम भाई बंगाल के नवाब बने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1760 में जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम को लगा अहम ब्रह्मास्मि अपनी भगवान है, जो अपन चाहेगा वो होगा, जो अपन नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। तो हुआ ये कि मीर कासिम भाई जो थे इनकी भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई और 3 साल बाद, ठीक है, जब इन्हें भी इनके पद से हटाया। अब हटाया क्यों, कि जब इनने बोलना चालू किया, जब इनने बोला कि भाई बंगाल का नवाब तो मैं हूं तो कायदे से चलेगी मेरी, तो अंग्रेज बोले हमारी बिल्ली हम ही को मैं हूं बनाया हमने, तो तुम कौन होते हो, सॉरी देखो सही बोल रहा हूं, ठीक आ गई है ना। तो अंग्रेज बोले कि जब हमने तुम्हें बंगाल का नवाब बनाया है तो तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि हमें क्या, सॉरी, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाया और उस टाइम पे जब मीर कासिम को हटाया गया तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, दैट इज मीर जाफर। क्यों, क्योंकि जब मीर जाफर को हटाया था तो मीर जाफर पूरे भारत के राजाओं के पास गया पर उसे कोई नहीं रखा। क्या होता ना बेटा, दगाबाजों को कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो जब मीर जाफर को हटाया गया तो उसे पूरे भारत राजाओं के पास गया, उसे किसने अपने आर्मी में शामिल नहीं किया। उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता था, दैट इज अंग्रेज। तो दोबारा अंग्रेजों के पास आया, बोले मालिक मुझे रख लो, जो बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं, जैसा बोलोगे मैं करूंगा, बट आप सिर्फ मुझे रख लो। तो यहाँ पे अंग्रेजों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, मीर जाफर, जो उनके इशारों पे चलने लायक था। तो 1763 में जब मीर कासिम ने आवाज उठाना शुरू करी तो मीर कासिम को हटाया दिया गया और बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया, मीर जाफर को। तो दोबारा मीर जाफर 1763 में बंगाल का नवाब बना। अब जब मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बना तो हुआ ये कि मीर कासिम को ईगो पे लग गई। क्यों ईगो पे लग गई, क्योंकि मीर कासिम का कहना था कि भाई देश हमारा, धरती हमारी, तुम कौन होते हैं हमें हटाने वाले। तो यहाँ पे जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम की ईगो पे लगी और मीर कासिम ने बोला कि ठीक है बेटा अब तो ये हम बताएंगे। और मीर कासिम ने वो लोगों को ढूंढा जो अंग्रेजों के विरोध थे। क्यों, क्योंकि मीर कासिम को ये चीज पता थी कि अकेला मैं अंग्रेजों का बाल भी बाका नहीं कर सकता, पर मुझे कुछ लोग अगर मिल गए, कुछ साथी मिल गए, तो मैं उन लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों की बैंड बजा सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 1763 में जब मीर कासिम को हटाया गया तो मीर कासिम ने 2 लोगों को ढूंढा। मीर कासिम ने ऐसे लोगों को जो ढूंढा जो अंग्रेजों के दुश्मन थे। क्यों, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो मीर कासिम ने भी किया। मीर कासिम ने देखा कि भाई मैं तो अंग्रेजों का दुश्मन हूं, बट मेरे अलावा और कौन कौन है जो अंग्रेजों के दुश्मन है। तो उसे 2 लोग मिले, एक मिला शाह आलम सेकंड, एक कौन मिला, शाह आलम सेकंड, जो उस टाइम पे मुगल शासक था, जो उस टाइम पे क्या था, मुगल शासक, ठीक है। और दूसरा मिला सुजाउद्दौला, दूसरा मिला सुजाउद्दौला। अब ध्यान से समझिएगा, ये सिराज नहीं बेटा, सुजा है, लगती तो सूझ जाता है, वो सुजाउद्दौला। ये कौन था, ये अवध का नवाब था, ये अवध का नवाब था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कि सुजाउद्दौला कौन था, अवध का नवाब था। तो जब मीर कासिम ने देखा कि भाई मेरे अलावा और कौन कौन अंग्रेजों के दुश्मन है, तो उसे 2 मेन लोग मिले, एक मिला सुजाउद्दौला
और दूसरा मिला सुजाउद्दौला। अब उसको ये चीज पता थी कि भाई अगर हम दोनों मिल गए, हम तीनों मिल गए, तो हम तीनों मिलके किसकी बैंड बजा सकते हैं, अंग्रेजों की बैंड बजा सकते हैं। तो ये तीनों ने मिलके, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ने मिलके किस पे अटैक किया, ब्रिटिश पे अटैक किया। और इसी को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, बक्सर का युद्ध। अगली हेडिंग डाल लीजिए, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। अगली हेडिंग डाल लीजिए, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। चलिए पहले तो इसकी डेट देखिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो किस किस के बीच में हुआ, तो ये दो पार्टियों के बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध दो पार्टीज के बीच में हुआ। ठीक है, पहली पार्टी, ठीक है, इसमें कौन था, या पहला ग्रुप, पार्टी से तुम लोग को दिक्कत होगी, दो ग्रुपों के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध कितने ग्रुप के बीच में हुआ, दो। पहले ग्रुप में कौन था, अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश की आर्मी को लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध जो था ये कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, दो ग्रुपों के बीच में हुआ। पहला ग्रुप जो था इसमें कौन था, ब्रिटिश आर्मी थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, और दूसरा ग्रुप कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, और शाह आलम सेकंड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। कितने किस किस के बीच में हुआ था, दो पार्टियों के बीच में हुआ था। पहला था अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, और अंग्रेज के ग्रुप में कौन था, हेक्टर मुनरो था। वहीं दूसरी पार्टी में कौन थी, तो दूसरी पार्टी में दो लोग थे, सॉरी तीन लोग थे, एक थे मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला, और तीसरा था शाह आलम सेकंड। और ये दोनों पार्टियों के बीच में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और जीता किसने, तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। बक्सर का युद्ध किसने जीता, अंग्रेजों ने जीता, और सेकंड ग्रुप हार गया। अब जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता और सेकंड ग्रुप हार गया, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता है बेटा कि जो हारता है उसे भरपाई करनी पड़ती है। तो अंग्रेजों ने बोला, बेटा देखो ऐसा है कि तुम फालतू में तेज चले, तुम्हें तो पता था कि तुम हार जाओगे, तुम निपट जाओगे, तुम नहीं जीतने वाले। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने बोला जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज भाई इन लोगों ने बोला कि यार देखो, अब ऐसा है कि तुम्हें पता था कि तुम जीतने नहीं पारे, फिर भी तुम लोगों ने फालतू में हमें अटैक किया। अब जब तुमने अटैक किया है और तुम हार चुके हो, तो युद्ध में जितनी भी हानि पहुंची है, ये सबकी भरपाई किसको करना पड़ेगा, तो ये सबकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बक्सर के युद्ध के पश्चात जो सेकंड ग्रुप हारा था, उसे बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब आपको इस युद्ध की भरपाई करनी पड़ेगी। अब इसमें जितना भी चीज लग रहा है, जितना भी जितने भी लोगों को हार्म हुआ है, जितने भी अस्त्र खराब हुए हैं, ये सब में जितना पैसा लग रहा है, ये सबकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो बस बक्सर के युद्ध के पश्चात
क्या हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोनों ग्रुप के बीच में हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कितने ग्रुप्स के बीच में हुई थी? दोनों। एक थे अंग्रेज जिनने बक्सर का युद्ध हुआ था, और दूसरे थे शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला। मतलब बेसिकली जिन जिन ने युद्ध लड़ा था उनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि का वर्ष क्या था? 1765। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो ग्रुप हारा उसको भरपाई करने के लिए दोनों ग्रुपों के बीच में एक संधि हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। क्योंकि ये संधि इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? इलाहाबाद की संधि कहा गया। अब हुआ ही कि ये दोनों ग्रुप्स के बीच में इलाहाबाद की संधि जब हुई, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इलाहाबाद की संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने बार हुई थी? 2 टाइम्स हुई थी। ठीक, पहली संधि हुई किस किस के बीच में? शाह आलम सेकंड और अंग्रेज के बीच में। दूसरी संधि हुई किसके बीच में? सुजाउद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। दूसरी संधि किसके बीच में हुई? सुजाउद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई। अब यहां से एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि इलाहाबाद की संधि जो थी, ठीक है, ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि जो थी ये कितने ग्रुपों के बीच में हुई है? 2 ग्रुप के बीच में हुई। तो अगला क्वेश्चन आएगा, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 1765 में हुई। अगला क्वेश्चन आएगा, इलाहाबाद की संधि किसके बाद हुई? तो बक्सर की युद्ध, मतलब बक्सर के युद्ध को खत्म करने के लिए एक संधि करी गई इलाहाबाद में, इसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कितने बार हुई थी? 2 बार। अब ये जो इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई, इसमें से इंपॉर्टेंट है दीवानी। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो 2 बार हुई थी उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है? जो शाह आलम के साथ हुई। तो इलाहाबाद की संधि मतलब इलाहाबाद में शाह आलम के साथ अंग्रेजों की जो संधि हुई थी, उसमें शाह आलम द्वारा एक अधिकार दिया गया अंग्रेजों को, जिसका नाम था दीवानी। अब ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के दौरान शाह आलम के द्वारा अंग्रेजों को एक अधिकार दिया गया जिसका नाम था दीवानी। तो अगला है दीवानी का अधिकार। अगला टॉपिक क्या है अपना? दीवानी का अधिकार। अब समझिएगा, दीवानी का अधिकार, सबसे पहले दीवानी होती क्या है? सबसे पहले दीवानी होती क्या है? क्या समझते हैं आप दीवानी से? अब समझिएगा, दीवानी का मतलब क्या होता है। यहाँ दीवानी में एक वर्ड है दीवान। ठीक है, ध्यान ध्यान से समझिएगा, दीवानी में एक वर्ड है दीवान। दीवानी में एक वर्ड है दीवान। तो दीवान का मतलब क्या होता है? किसे कहा जाता है दीवान? जल्दी बताइएगा, क्या समझते हैं आप दीवान से? व्हाट डू यू मीन बाय दीवान? तो ध्यान रखिएगा, मुगल्स की आर्मी में ऐसा व्यक्ति, मुगल्स की आर्मी में ऐसा व्यक्ति जो लैंड टैक्स वसूलता था, ठीक है, मुगल्स आर्मी में ऐसा व्यक्ति जो लैंड टैक्स कलेक्ट करता था गांव गांव जाके, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। तो ऐसा व्यक्ति जो मुगलों के टाइम से घर घर जाके गांव गांव जाके जमीन कर को, भूमि कर को वसूलता था लोगों से, उस व्यक्ति को दीवान कहा जाता था। मतलब यहां से एक चीज समझिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो भूमि कर को वसूलता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दीवान कहा जाता है। अध्याय से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि दीवानी जिससे रिलेटेड है। तो दीवानी का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, दीवानी का मतलब होता है, पहला, बंगाल में, पहले तो ये ध्यान रखो, दीवानी जो है ये किस किस एरिया से लिमिटेड है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दीवानी जो है ये किस किस एरिया से लिमिटेड है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा।
और इसमें दो चीज आती है। पहला आता है बंगाल बिहार उड़ीसा में भूमि कर वसूलने का अधिकार, लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला आता है बंगाल बिहार उड़ीसा में भूमि कर वसूलने का अधिकार। अब आपको मैंने याद होगा, मैंने बताया है अभी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों ने बोला कि भाई तुमने फालतू में युद्ध किया था, तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। अब क्यों कि तुमने युद्ध किया था तो इसमें जितनी भी हानि हुई है सबकी भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बक्सर के युद्ध के पश्चात भरपाई करने के लिए इलाहाबाद की संधि दो बार हुई। पहली हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ। अब शाह आलम सेकंड के साथ जब ये इलाहाबाद की संधि हुई तो शाह आलम सेकंड ने बोला एक काम करिए, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो एक काम करिए कि मुझे जो बंगाल बिहार उड़ीसा से भूमि कर मिलता है वो भूमि कर अब आप कलेक्ट कर लीजिए। होगा क्या कि अगर मुझे पैसा आपको देना है तो मैं कहीं से पैसा लूंगा और फिर मैं आपको दूंगा, तो इससे बेटर है आप वहां से पैसा सीधा ले लीजिए, मुझ तक पैसे मत आन दीजिए। तो हमारे जो ये थे, क्या नाम है, शाह आलम सेकंड, इन्होंने बोला कि आपको अगर अपनी चीजों की भरपाई करना है, आपको युद्ध की भरपाई करना है, तो एक काम करिए, बंगाल बिहार उड़ीसा से आप भूमि कर वसूल लीजिए। पहले वो मेरे पास आता था, अब आप वसूल लीजिए और उससे अपनी भरपाई कर लीजिए। अंग्रेज बोले उससे भी नहीं हो पाएगा, तो बोले एक काम करो, आप बंगाल बिहार उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड करो, मतलब आप व्यापार करो और उसके बदले आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों को मिला के क्या बने, दीवानी का अधिकार मिला। तो ध्यान रखिएगा, दीवानी का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, कि दीवानी का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया था, शाह आलम सेकंड ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद की संधि में दीवानी का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद की संधि में दीवानी का अधिकार 1765 में शाह आलम सेकंड ने दिया था। अब शाह आलम सेकंड ने जब ये अधिकार दे दिया तो एक प्रकार से हम देखें तो फाइनेंसेज में अधिकार किसका चला गया है, अंग्रेजों का चला गया है। अब हुआ ये कि 1765 में मीर जाफर की डेथ हुई, मृत्यु हो गई। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु के पश्चात, ठीक, इसका जो बेटा था निजाम उद्दौला, इसको नवाब बनाया गया। मृत्यु के पश्चात निजाम उद्दौला को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया, नवाब ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का नवाब निजाम उद्दौला को कब बनाया गया, 1765 में बनाया गया। इसकी मृत्यु के पश्चात, मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात। अब जब निजाम उद्दौला भाई क्या बने, बंगाल के नवाब बने, तो निजाम उद्दौला भाई ने खुशी खुशी में एक अधिकार अंग्रेजों को दे दिया जिसका नाम था निजामत। जिसका नाम क्या था, निजामत। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि निजामत का अधिकार किसने दिया था, निजाम उद्दौला ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मीर जाफर की मृत्यु के बाद निजाम उद्दौला बंगाल का नवाब बना और निजाम उद्दौला ने अंग्रेजों को एक अधिकार दिया जिसका नाम था निजामत। अब निजामत का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामत का मतलब होता है बंगाल में प्रशासन, बंगाल में प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री पे अधिकार। मतलब बंगाल की जितनी भी पुलिस है, बंगाल की जितनी भी प्रशासन है और बंगाल की जितनी भी मिलिट्री है, ये सब पे अब किसका कंट्रोल चला गया, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल चला गया। ये सब पे अब किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। ध्यान रखिएगा, जब 1765 में निजाम उद्दौला बंगाल का नवाब बना तो निजाम उद्दौला ने ब्रिटिशर्स को एक अधिकार दिया जिसका नाम था निजामत। ध्यान से समझिएगा, तो निजामत का अधिकार देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, निजाम उद्दौला। अब यहां से एक चीज समझिए कि जब निजाम उद्दौला बंगाल के नवाब बने तो निजाम उद्दौला ने अधिकार दिया निजामत। निजामत का मतलब होता है प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री पे अधिकार। मतलब ये तीनों पे अधिकार अब किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो फाइनेंस में
ध्यान समझिएगा, बंगाल के फाइनेंस किसके हाथ में है? ब्रिटिश के। याद करो दीवानी, भूमि कर वसूलने का अधिकार, सब पैसा पैसा पूरा किसके पास आ रहा है? ब्रिटिश के पास। ठीक, उसके बाद बंगाल का प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री, ये सब पे अधिकार किसका है? तो ब्रिटिश का है। ये सब पे अधिकार किसका है? ब्रिटिश का है। मतलब एक प्रकार से हम ये देखें कि बंगाल का फाइनेंस, बंगाल का प्रशासन, बंगाल का पुलिस और बंगाल का मिलिट्री, ये सब पे कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश का है। तो ब्रिटिश के पास एक प्रकार से हम देखें तो गवर्नमेंट की पूरी पावर चली गई। तो गवर्नमेंट की पूरी पावर अब किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। क्लियर है क्या? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल की पूरी पावर चलेगी। अब ब्रिटिशर्स ने यहां से गेम खेला, बोले भाई हम भारत में शासन करने नहीं आए थे। बोले भाई हम बंगाल में, हम भारत में शासन करने नहीं आए थे, हम तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तो हमारे शासन करने का कोई काम नहीं है। पर निजाम उद्दौला भाई बेवकूफ इंसान, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं सरकार, हम गरीब, आप ही भारत में सरकार शासन करोगे। तो निजाम उद्दौला के बहुत कहने पे, जैसे हम लोग के पास होता है ना कि करना हमको ही सब कुछ होता है, मन है सब कुछ है, बट हम वेट करते हैं कि सामने वाला हमें फोर्स करे, थोड़ा एक दो बार इच्छा दिखाए कि नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं आपके बिना कैसे हो सकता, अरे नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, अरे सर नहीं आपके बिना हो ही नहीं पाएगा। जब ऐसा 3-4 बार कोई बोलता है हमको, भले ही जाने की हमारी इच्छा होती पर हम भाव खाते हैं। जब 3-4 बार कोई बोलता है हम बोला ओ नहीं हमारी इज्जत बन गई। बस ऐसे ही काम अंग्रेज करे थे। जब अंग्रेजों को निजामुद्दौला बोला नहीं नहीं सरकार आपको ही करना पड़ेगा, तो अंग्रेज भाव खाए, बोले नहीं 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 हम तो व्यापार करने आए थे। और फिर जब निजामुद्दौला ने फोर्स किया, रहे नहीं सर आप ही को करना पड़ेगा, कहाँ हम आप तुम ही मान आमी लान। तो उस समय फिर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, तो उस समय ये हुआ कि तो उस समय ये हुआ कि जब अंग्रेजों को बोला गया कि नहीं शासन आपको ही करना पड़ेगा, तो फिर ये हुआ कि अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, अगर हमें ही शासन करना है तो पूरी पावर हमारे हाथ में आएगी, ठीक है, और हम क्या करेंगे अपने अंडर में 2 निजाम्स को अपॉइंट करेंगे। हम अपने अंडर में 2 निजाम को अपॉइंट करेंगे, निजाम ए और निजाम बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है अब अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं हम ही शासन करें, हम ही सब कुछ करें, तो एक काम करते हैं हम अपने अंडर में 2 निजाम अपॉइंट कर देते हैं, निजाम ए और निजाम बी। ठीक है, एक को हम दे देते हैं दीवानी का अधिकार और दूसरे को हम दे देते हैं निजामत का अधिकार, और दूसरे को हम दे देते हैं निजामत का अधिकार। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि निजाम ए को दे दिया दीवानी, मतलब अब ये संभालेगा क्या, फाइनेंस, अब ये फाइनेंस वाला काम संभालेगा, व्यापार वाला काम संभालेगा, और ये व्यक्ति संभालेगा पुलिस, प्रशासन और मिलिट्री। ठीक है, मतलब अब समझो यहां से कंसेप्ट हुआ क्या, अंग्रेजों ने अपनी पावर 2 लोगों के बीच में बांट दी, एक को दे दिया फाइनेंस और दूसरे को दे दिया पुलिस प्रशासन और मिलिट्री। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सरकार की पावर को 2 अलग अलग लोगों के बीच में विभाजित कर दिया। तो जब सरकार की पावर 2 अलग अलग लोगों के बीच में विभाजित की जाती है तो उसी को द्वैध शासन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब सरकार की पावर 2 लोगों के बीच में विभाजित कर दी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है। तो ये जो द्वैध शासन था ये कहाँ आया था, बंगाल में, क्योंकि बंगाल
बंगाल की दीवानी और बंगाल की निजामत। तो ये द्वैत शासन कहाँ आया? बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हेडिंग डालिए ड्वेल गवर्नमेंट, हेडिंग डालिए ड्वेल गवर्नमेंट, द्वैत शासन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन कब आया। ये सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में द्वैत शासन कब आया था। तो ध्यान रखिएगा 1765 में, और कहाँ आया था? बंगाल में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में द्वैत शासन कहाँ पे आया, तो आप बोलोगे बंगाल में आया। किस वर्ष आया? 1765 में आया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बंगाल भी पूछा तो भी 1765 आएगा, अगर इंडिया भी पूछा तो भी 1765 ही आएगा। ठीक है, 2 सेकंड रुको। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, तो भारत में द्वैत शासन सबसे पहले कहाँ आया? बंगाल में आया। किस वर्ष आया? 1765 में आया। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि कंपनी में द्वैत शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन किस वर्ष आया था? तो 1784 में आया, 1784 में आया था। किससे आया था? पिट्स इंडिया एक्ट से आया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वैत शासन कंपनी में कब आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1784 में, 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में मतलब प्रोविंसेस में द्वैत शासन कब आया है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंसेस में द्वैत शासन आया 1919 में। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 1919 आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिससे प्रांतों में द्वैत शासन आया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि प्रांतों में द्वैत शासन किस वर्ष आया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में आया था बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक और चीज, अगर क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैत शासन, अगर क्वेश्चन आता है केंद्र में द्वैत शासन, सेंटर में द्वैत शासन, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक ट्रिक बताता हूं आपको। जब भी भारत सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो सबसे पहले कहां पे लाती है? राज्य में लाती है, उसके बाद केंद्र में लाती है। तो प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, तो सबसे पहले द्वैत शासन कहाँ आया था? राज्यों में आया था। उसके बाद 1935 में, उसके बाद 1935 में द्वैत शासन कहाँ आया? राज्यों में आया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो द्वैत शासन था ये कहां पे आया था? केंद्र में आया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान रखिएगा। तो ये अपन ने हो गया द्वैत शासन की भी बात कर ली कि द्वैत शासन। हाँ, एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1765 में जो द्वैत शासन आया था ये कब कब खत्म होगा? तो ये खत्म होगा, ये समाप्त होगा 1772 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर रहेगा वो इसे समाप्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का जो ये था द्वैत शासन था,
ये किस वर्ष समाप्त हुआ था? अगर क्वेश्चन आता है तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया जाता है। और किस वर्ष? तो 1772 में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं, वापस से आ जाओ 1765 की। तो 1765 में जब द्वैत शासन लाया गया तो बोला गया कि अंग्रेजों के अंडर में दो निजाम होंगे और ये भारत को चलाएंगे, तो मतलब ये बेसिकली बंगाल को चलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के अंडर में दो निजाम है और ये बंगाल को चला रहे हैं। तो जब ये बात उठी कि ये बंगाल को चलाएंगे, तो हुआ ये कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को, ध्यान रखिएगा बेटा, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को, किसको? वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा था। बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने बोला कि भाई मैं बंगाल का गवर्नर तभी बनूंगा जब तुम दो चीजें करोगे। इसने दो शर्त रखी, ठीक है। पहला, इसने ये बोला कि आप जो द्वैत शासन चल रहा है बंगाल में, इसे खत्म करिए, क्योंकि अगर आप पूरी पावर इन्हीं को दे दोगे तो मेरे रहने का सेंस क्या है। तो पहली चीज तो आप ये करिए कि द्वैत शासन को खत्म करिए, और दूसरी चीज आप ये करिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है इसकी पोजीशन को चेंज करके कुछ बड़ा बनाइए। क्यों? क्योंकि बोले मेरे अलावा और भी हर जगह के, हर प्रांतों के अलग अलग गवर्नर है और सबको गवर्नर कहा जाता है, तो मुझे थोड़ी सी ऊपर चाहिए। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग के कहने पे गवर्नर ऑफ बंगाल को 1773 में क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको हिंदी में भी गवर्नर जनरल ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस वर्ष बनाया गया? 1773 बनाया गया। किसके कहने पे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के। और फिर वॉरेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर बना तो वॉरेन हेस्टिंग ने, ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन को खत्म किया और यहां से वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन गया। अब हुआ क्या कि 1772 से लेके 1857 तक कुछ ऐसे नियम कानून बने जिससे भारत में रहने वाला हर वर्ग का इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, सब परेशान हो गए। अब जब सब लोग परेशान हुए तो हुआ ये कि अब सब ये चाह रहे थे कि बहुत हो गई शांति, अब होगी क्रांति। क्यों? क्योंकि जब सब परेशान हो गए, सब थक गए और सब चाह रहे थे कि अब अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा जाए, तो सब लोग ने मिलकर सोचा कि यार बहुत शांति जी लिए, अब एक साथ मिलते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और क्यों ना जब एक साथ मिले, और बात ये थी कि आगे आने वाला कोई नहीं था। चाह तो सब रहते अंग्रेजों को मारना, चाह तो सब रहते अंग्रेजों को पीटना, पर आने वाला कोई आगे नहीं था। तो फिर एक, ध्यान रखिएगा, फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे आर्मी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया और धीरे धीरे सब लोग मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और इसी को कहा जाता है 1857 की क्रांति। तो अगला हेडिंग डालिएगा कि 1857 की क्रांति। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 1857 की क्रांति। ठीक है बेटा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी? ध्यान रखिएगा, मेरठ से हुई। ठीक, इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो सोल्जर्स थे ये दिल्ली कब पहुंचे थे? ध्यान रखिएगा, 11 मई 1857 को। ठीक है, भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर सेकंड ने। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति की बात जब हम करते हैं, ठीक है,
ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के दौरान ये पूछा जाता है बेटा बहुत सी चीजें कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। मंगल पांडे अगर क्वेश्चन आता है कि किस जगह से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा मंगल पांडे जो थे ये बैरकपुर से बिलोंग करते थे। एक सेकेंड, मंगल पांडे कहां से बिलोंग करते थे? बैरकपुर से। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो मंगल पांडे, अब ध्यान रखिए जब अगर आप एमपी पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इससे एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एमपी में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नीमच से होती है। कहां से होती है बेटा? नीमच से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति एमपी में कहां से शुरू हुई थी? तो ध्यान रखिएगा नीमच से हुई थी। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान रखिए मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। हाँ, एक और चीज ध्यान रख लेना कि मंगल पांडे भाई ने, ठीक है ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे भाई ने शूट कब किया था? ठीक है, तो इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था कब? 29 मार्च 1857 को। कब मारा था? 29 मार्च 1857 को। तो ध्यान रखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो 1857 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कई बार आप एग्जाम में देखने मिलते हो। ठीक है, अब हम लोग कहानी के थ्रू जानेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट बेसिकली ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिया। हाँ ठीक है, एक और दिन रखेगा कि 1857 क्रांति के टाइम पे 1857 क्रांति के 2 सिंबल थे, एक चपाती रोटी और कमल का फूल। ये 2 सिंबल थे किसके? 1857 की क्रांति के। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति का इमीडिएट रीजन क्या था? तो ध्यान रखिएगा इमीडिएट रीजन कि मतलब परेशान तो सब पहले से थे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे 1857 की क्रांति शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा इमीडिएट रीजन ये था कि इंडियन आर्मी में जो कारतूस यूज की जा रही थी, जो कार्टिलेज यूज करी जा रही थी, वो बीफ, वो गाय और सुअर के चर्बी से बनी होती थी। वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी होती थी, जिसके कारण इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और इसी के कारण 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा इमीडिएट रीजन क्या है? इंडियन आर्मी जो थी उसकी जो सोल्जर्स थे वो जो कारतूस यूज करते थे वो कारतूस मुंह से छीलना पड़ता था। अब मुंह से छीलने के लिए जब वो कारतूस बनी किससे? गाय और सुअर के मांस से। जब उसको मुंह से छीला जाता था तो लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है, क्योंकि जो हिंदू थे उनके लिए गाय पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम जो होते हैं वो पिग को देखना पसंद भी नहीं करते हैं। इसके कारण, इसी के कारण, तो ध्यान रखिएगा कारतूस के कारण, जो कि किसके मांस से बनी हुई थी? गाय और सुअर के मांस से। बीफ को कहा जाता है गाय का मांस और पॉर्क को कहा जाता है सुअर का मांस, क्योंकि गाय और सुअर के मांस से बनी हुई थी। इसीलिए सोल्जर्स ने इसको चलाने से मना किया और जब सोल्जर्स ने इसको चलाने से मना किया तो अंग्रेजों ने उठा के सोल्जर्स को जेल में डाल दिया। और इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने उठा के जब इसको उनको जेल में डाला तो सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया और इसी को कहा जाता है 1857 की क्रांति। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को कल प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है कि किस लीडर ने किस जगह से किस ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ युद्ध लड़ा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो रानी लक्ष्मीबाई का पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपको टेबल में पहुंचा दूंगा, रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से? झांसी से ह्यूज रोज के खिलाफ युद्ध लड़ा है। बड़ा गुलाब, ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि झांसी में बड़ा गुलाब होता था और वो किसको दिया जाता था? झांसी की रानी को दिया जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को दिया जाता था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किसके खिलाफ लड़ा है? ह्यूज रोज के खिलाफ लड़ा है। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में कल आ सकती है 1857 से रिलेटेड, ये हम कल प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।